गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना आकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे सिंथेसाइज किया जाता है इसके बारे में पढ़ा था। अब आज हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इसके नेचर के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, इसके यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो सबसे पहले आती है इसकी सॉलिबिलिटी, यानी कि विलेयता। 5 कार्बन तक के कम अणुभार वाले जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो जल में विलय होते हैं, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के निम्नतर सदस्यों को पानी में विलयता कार्बोक्सिलिक अम्ल व जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनने के कारण होती है, जो हमें बहुत अच्छे से पता है। और कार्बोक्सिलिक समूह हाइड्रोजन बंध के में दाता व ग्राही दोनों के ही रूपों में भाग लेते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ पे सिंपल सी रिएक्शन देखिए। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, आप इसको देखिए। ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोपोटर का मॉलिक्यूल बीच में आ रहा है और इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सेकंड है पॉइंट है बच्चों कि परंतु जब कार्बोक्सिलिक अम्लों में एल्किल समूह के 5 से अधिक कार्बन परमाणु हो जाते हैं तो उनकी जल में विलेयता धीरे धीरे घटती जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन बंध की सामर्थ्य कम होती जाती है और इस प्रकार अधिक अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में लगभग अविलय हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं इनके अंदर इनके में ये सब सॉल्युबल होते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है बच्चों कि वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जो जल में कम घुलनशील होते हैं, जैसे कि बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड जो है ठंडे जल में विलय नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप उसको गर्म करते हैं तो वो सॉल्युबल हो जाता है। अब इन्हें क्षार के जलीय विलयन जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके जल में विलय लवणों में परिवर्तित कर सकते हैं। यदि लवण को अम्ल HCl द्वारा प्रोटोनित करते हैं तो पुनः अविलय कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस क्रिया को उदासीन व क्षारीय यौगिकों के अम्ल के साथ मिश्रण में से पृथक किया जाता है। बच्चों, यदि आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप बाइनरी मिक्सचर जब करते हैं, आपको जब थर्ड ईयर में आएंगे तब आप प्रैक्टिकल के अंदर बाइनरी मिक्सचर करेंगे तो जितने भी एरोमेटिक एसिड्स होते हैं कि जो वाटर में अनसॉल्युबल नहीं होते हैं, उनके लिए हम ये प्रोसीजर अप्लाई करते हैं कि जो हमारा एरोमेटिक एसिड है उसका हम सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं और उस सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन के अंदर डालने पर कब तक सॉल्यूशन डालेंगे, जब तक कि इफिवेसेंस नहीं आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और ये सॉल्ट कंप्लीटली बन जाएगा। जब उदासीन हो जाता है तो ये पूरा का पूरा हमारा जो बेंजोइक एसिड है उसमें सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम उसमें HCl डालते हैं, HCl डालने पर हमें बेंजोइक एसिड का PPT प्राप्त हो जाता है, यानी हम इसे वापस से प्राप्त कर सकते हैं। ये जनरली हम बाइनरी मिक्सचर में सेपरेशन के लिए ऑर्गेनिक जितने भी एरोमेटिक एसिड्स हैं उनको पृथक्करण में हम काम में लेते हैं इस विधि को। अगला पॉइंट है बच्चों गलनांक व क्वथनांक। जितने भी कार्बोक्सिलिक समूह रहते हैं उनमें OH समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह CO के समीप होने के कारण अधिक ध्रुवीय होता है। इस कारण ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के दूसरे अणु व कार्बोनेट द्विध्रुव के ऋणात्मक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए किस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन होता है। इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल ठोस व द्रव अवस्थाओं में ही नहीं अपितु गैसीय अवस्था में भी सामान्यतः द्विलिक यानी डाइमर स्टेट में रहते हैं। द्विलिक में कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणु आपस में 2 प्रबल हाइड्रोजन बंध द्वारा निम्न प्रकार से जुड़े रहते हैं। आप ये देखिए, जो आपका एसिटिक एसिड है, ये देखिए ये आपका डाइमर का फॉर्म है एसिड का। जनरली आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि हाइड्रोजन बॉन्ड पड़ा है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कैसे एसिटिक एसिड जो है वो डाइमर की फॉर्म में रहता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों में प्रबल हाइड्रोजन बंध के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक पर भी प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है कि जो हाइड्रोजन बंध द्वारा द्विअणु के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल सामान्य रूप से उच्च क्वथनांक प्रदर्शित करते हैं। इनके क्वथनांक संगत अणुभार वाले अल्कोहल, एल्डिहाइड और एल्केन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होते हैं। आप यहाँ पर देखिए मॉलिकुलर वेट 60 के लगभग है। इसका देखिए 118 है, जबकि 97 है, 48 है, 55 है। यानी कि हम देख रहे हैं कि इनके जो गलनांक और क्वथनांक है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। किसकी वजह से? इनके डाइमर फॉर्म की वजह से। इसी प्रकार से इनके गलनांक भी समान अणुभार वाले एल्डिहाइड और कीटोन एल्केन जो है उनसे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता, यानी कि एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या हम दूसरे शब्दों में कहें कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्ल सामर्थ्यता या फिर एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी अम्ल की सामर्थ्य उसके द्वारा प्रोटॉन त्यागने की क्षमता पर निर्भर करती है। यानी कि अकार्बनिक अम्ल जैसे कि HCl तथा H2SO4 प्रबल अम्ल है,
क्यों है? प्रोटॉन दाता होते हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन लिबरेट करते हैं, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रोटॉन दुर्बल प्रोटॉन दाता है, यानी कि बहुत आसानी से प्रोटॉन लिबरेट नहीं करते हैं, इसलिए ये दुर्बल अम्ल होते हैं। जब प्रबल अम्ल को जल में घोलते हैं तो वह पूर्णतः जल से जल में वियोजित हो जाता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घोलने पर बहुत कम वियोजित होते हैं, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो बहुत ही कम होता है, तथा अभिक्रिया पूर्णतः ही एक अग्रसर नहीं होती। यानी कि यदि HCl को हमने प्रोटोनेट किया तो हमारी ये रिएक्शन देखिए, और यदि हम कार्बोक्सिलेट की रिएक्शन यदि वाटर के अंदर उसको डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बना और ये कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर परिवर्तित हो गया। अब बात आती है इनके जल योजन वियोजन स्थिरांक की। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को जल में घोल लेते हैं तो अम्ल बहुत कम वियोजित होता है, अतः सामान्य साम्य क्रियाकरियों की तरफ स्थानांतरित हो जाता है। यदि हम इसका द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार इस अभिक्रिया में साम्य को लिखें, यानी कि आप ये देखिए कि जो हमारा कांस्टेंट है इसे निकाले तो ये देखिए RC डबल बॉन्ड O माइनस कार्बोक्सिलेट आयन एक्टिव मास ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन और एक्टिव मास ऑफ वाटर अपॉन एक्टिव मास ऑफ एसिड एंड एक्टिव मास ऑफ वाटर, यानी कि सांद्रता को मोल प्रति लीटर या मोलरता में व्यक्त करने के लिए कोष्टकों का प्रयोग किया गया। यानी जो हमने कोष्टक लगाए हैं वो किसमें व्यक्त कर रहे हैं, हम इसको मोल प्रति लीटर या मोलरता में अभिव्यक्त कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं। किसी अम्ल के आयन की मात्रा को अम्ल में वियोजन स्थिरांक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अम्ल वियोजन स्थिरांक या अम्लीय स्थिरांक क्या होगा हमारा? Ka होगा। संख्यात्मक रूप से साम्य स्थिरांक से संबंधित होता है और जल वियोजन स्थिरांक के रूप में निम्न द्वारा हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए हम इसको Ka को इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी एक्टिव मास ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, एक्टिव मास ऑफ वाटर एंड अपॉन एक्टिव मास ऑफ एसिड। इस अभिक्रिया में जल आधिक्य में प्रयुक्त होता है, इस कारण जल की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है, अतः जल की सांद्रता को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए अम्ल वियोजन स्थिरांक को हम निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि Ka क्या हो गया, ऊपर तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गई और नीचे हमारी हो गई अवियोजित अम्ल की सांद्रता, यानी कि जो वियोजित नहीं हुआ है। अब इस प्रकार Ka कार्बोक्सिलेट और हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता के समानुपाती तथा अवियोजित कार्बोक्सिलिक अम्ल की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः Ka अम्ल का वियोजन स्थिरांक का आयनन स्थिरांक है, अतः इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोनियम आयन या Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। अतः यदि जल के अम्लीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन या प्रोटॉन आयनों की सांद्रता अधिक होगी तो उसका अम्ल वियोजन स्थिरांक अधिक होगा तथा अम्ल की प्रबलता भी अधिक होगी, यानी कि Ka के लिए यदि प्रोटॉन H अधिक होगा या हाइड्रोनियम आयन अधिक होगा तो उसकी जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। यदि अम्ल का वियोजन स्थिरांक Ka कम है तो क्या होगा, अम्ल की प्रबलता भी कम हो जाएगी, अर्थात वह दुर्बल अम्ल होगा। चूंकि आयन की मात्रा वियोजन स्थिरांक पर निर्भर करती है, अतः किसी अम्ल का वियोजन स्थिरांक उसकी प्रबलता का मापक है। यानी हमें किसी भी अम्ल को कितना स्ट्रांग है इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वियोजन स्थिरांक के द्वारा करेंगे। यानी HCl एक प्रबल अम्ल है, अतः इसका वियोजन स्थिरांक K है वो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁷ होती है। इसी तरह से आप एसिटिक एसिड हमारा वीक एसिड है तो इसकी जो Ka की वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, यहाँ पर ये देखिए 1.76 इंटू 10⁻⁻ होती है। अब रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड pKa में संबंध। सुविधा की दृष्टि से बच्चों यदि हम देखें तो अम्ल की सामर्थ्यता को तो हम Ka द्वारा प्रदर्शित न करके pKa द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है, तथा Ka और pKa में संबंध क्या होता है, नीचे इक्वेशन दी हुई है, pKa इज इक्वल टू माइनस log Ka, अर्थात Ka के व्युत्क्रमानुपाती के लघुगणक को pKa कहते हैं। अतः Ka तथा pKa के मध्य व्युत्क्रमानुपाती इन प्रोपोर्शनल संबंध उसी प्रकार होता है जिस प्रकार पीएच तथा हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता का समय होता है। जब भी हम किसी का पीएच निकालते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला है, ये रहा, पीएच इज इक्वल टू माइनस log एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोनियम आयन। यानी कि यदि हम एसिटिक एसिड का
वैल्यू कैलकुलेट करें तो बच्चों यहाँ पे देखिए पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.76 प्लस 10⁵ इज इक्वल टू ये हो गया। इसको कैलकुलेट किया तो हमारी जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली 4.76 जब अपन इसको सॉल्व करते हैं। अतः एसिटिक अम्ल के लिए जो के ए है वो 1.76 इंटू 10⁻⁻5 के संगत, जबकि पी के ए क्या हो गया 4.76 होता है, जबकि HCl के लिए 10⁻7 के संगत पी के ए का मान -7 हो जाता है। इस प्रकार अम्ल के पी के ए का मान जितना कम होगा वह अम्ल उतना ही अधिक प्रबल होगा। यानी कि किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ अधिक होने के लिए उसकी क्या है पी के ए वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, ये तभी वो हमारा जो एसिड है वो स्ट्रांग होगा। प्रत्येक अम्ल के लिए जो पीके का मान होता है उसके अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। इसी तरह से बच्चों आप नीचे देखो, आप यहाँ पर देखिए एसिड स्ट्रेंथ यदि देखें तो HCl बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है और यहाँ पर इसकी वैल्यू 4.76 है। किसकी पीके, यानी पीके की जितनी वैल्यू कम होगी उतना ही हमारा जो एसिड है वो स्ट्रांग होगा। यानी दुर्बल अम्लों के लिए जो यदि हम पीके का मान देखें तो वो क्या होता है 5 से 15 के बीच में होता है। जो बहुत ही ज़्यादा वीक एसिड्स होते हैं उनके लिए पीके इज़ ग्रेटर देन 15 और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पीके इज़ लेस देन 1 होता है। इसी तरह यदि हम मध्यम अम्ल की बात करें जो हमारा मीडियम है उनकी स्ट्रेंथ जो उसके लिए जो पीके की वैल्यू होती है 1 से 5 के बीच में होती है। अब यदि हम एसिड स्ट्रेंथ की बात करें तो वो किस पर निर्भर करती है, तो फर्स्ट हमारा आता है यदि हम रेजोनेंस की बात करें तो जितने भी एसिड हैं उनकी जो एसिड स्ट्रेंथ है वो उनके स्ट्रक्चर पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। तो अल्कोहल के साथ यदि हम फर्स्ट जो इसका रेजोनेटिंग फैक्टर यदि हम लेते हैं तो यदि हम इसका कंपैरिजन अल्कोहल के साथ करें तो आप देखेंगे कि अल्कोहल की अपेक्षा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो बहुत ज़्यादा अम्लीय होते हैं। हालांकि दोनों के अंदर हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है। अब OH बंध के विदलन से प्रोटॉन देते हैं, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में OH समूह कार्बोनेट समूह CO से जुड़ा होता है जो कि sp2 संकरित होता है, परंतु अल्कोहल में OH समूह जो है वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। यानी बेसिक डिफरेंस क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर जो कार्बन है वो sp2 संकरित है, जबकि यहाँ पर अल्कोहल के अंदर ये sp3 संकरित होता है। अल्कोहल व अम्लों की अम्लता में अंतर को अनुनादी प्रभाव के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। अल्कोहल के वियोजन के फलस्वरूप हमारा एल्कोक्साइड आयन बनता है जिसमें ऋणात्मक आवेश विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर स्थानीकृत रहता है। यानी कि आप यहाँ पर देखिए कि यदि यहाँ पर देखें तो हमारा जो आयन बन रहा है वो ज़्यादा अनस्टेबल है, किसकी इसमें कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता है। जबकि परंतु यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के वियोजन के फलस्वरूप कार्बोक्सिलेट आयन हमें मिलता है जिसमें ऋणावेशित 2 विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर स्थानीकृत होते हैं। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर देखिए कि हमें किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं और दोनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है रेजोनेंस के द्वारा। तो कार्बोक्सिलेट आयन 2 समानी अनुनादी संरचना, जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर आप देखिए इसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और थर्ड स्ट्रक्चर को देखिए इसमें भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इससे इसकी स्टेबिलिटी को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन अनुनादी संरचनाएं थर्ड की यदि अपन बात करें तो अस्थायी है, क्योंकि यह दोनों ही प्रकार से आवेश धनात्मक ऋणात्मक से आवेशित है तथा इसको अष्टक पूर्ण होता है। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव और दोनों ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हैं जो कि इसको अनस्टेबल कर देते हैं। अब इस प्रकार जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बना है वो एल्कोक्साइड आयन की अपेक्षा अधिक स्थायी हो जाता है, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन की ऊर्जा एल्कोक्साइड आयन की अपेक्षा कम होती है। आप नीचे देखिए इसके अंदर जो हमारा ये ग्राफ है यहाँ पर देखिए कि जो आपका एसिड है रेजोनेटिंग स्टेबलाइजेशन एनर्जी मिलती है, तो कार्बोक्सिलेट आयन जो है आपका वो ज़्यादा स्टेबल है, इसकी एनर्जी काफ़ी कम है, जबकि हमारा जो एल्कोक्साइड आयन बनता है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इसके कंपैरेटिवली। सेकंड पॉइंट आता है कार्बोक्सिलिक अम्लों का कार्बोक्सिलेट आयन का सापेक्षिक स्थायित्व। यानी कि यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपेक्षा कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद द्वारा अधिक स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल के वियोजन के लिए आवश्यक ऊर्जा कार्बोक्सिलेट आयन के स्थायित्व से प्राप्त होती है। अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पर देखिए आप ये आपका स्टेबल है। स्टेबल क्यों है?
क्योंकि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि ऑक्सीजन के बहुत ज़्यादा निकट होता है। निकट होने से ये आप देखिए यहाँ पर आपका स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है। अब यदि यहाँ पर आप इस वाले स्ट्रक्चर को देखें, इस स्ट्रक्चर को देखें, तो जो धनावेशित है वो किस पर है, कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है जो कि OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका अनस्टेबल हो गया। इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए कि धनावेशित जो है यहाँ पर ऑक्सीजन, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो गया, जो आपका ऑक्सीजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और मैंने पहले भी जब भी आपको समझाया है तो यही बात बोली है कि यदि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देता है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देता है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए ये भी अनस्टेबल हो गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज देखिए, और यहाँ पर ये हमारा स्टेबल हो गया। यानी कि जितनी भी अनुनादी संरचनाएं हमने एसिड और इन दोनों का कंपैरिजन किया है तो उसमें आप ये देखिए किसमें ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, हमें कार्बोक्सिलिक आयन के अंदर 2 स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। या हम ऐसे बोले कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी संरचनाएं में प्रथम अपेक्षाकृत स्थायी है परंतु संरचना सेकंड और थर्ड अस्थायी होती है क्योंकि आवेश का पृथक्करण होता है। जबकि कार्बोक्सिलेट आयन जो है 2 समान अनुनादी संरचनाओं, फर्स्ट और लास्ट जो हमने स्टेबल देखी थी उससे स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, और अनुनादी संरचना सेकंड अस्थायी होती है क्योंकि इसमें आवेशों का पृथक्करण नहीं होता है और अष्टक भी आपका यहाँ पर पूर्ण नहीं है। इसलिए जो कार्बोक्सिलेट आयन की 2 स्थायी अनुनादी संरचनाओं के कारण अनुनादी ऊर्जा का मान कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी ऊर्जा, जिसमें केवल एक ही स्थायी अनुनादी संरचना है, के मान से इसका मान काफ़ी अधिक हो जाता है। अब बच्चों अगला आता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव क्या है कि प्रेरणिक प्रभाव को अम्ल की सामर्थ्य को प्रभावित करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बनिक समूह के निकटवर्ती कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं तथा इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। यानी कि आपका यहाँ पर ये वाला जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये पूरा, और इसमें ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये आपका जो कार्बोनिल ग्रुप से जो जुड़ा हुआ कार्बन है ये आपका अल्फा कार्बन कहलाता है। अब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को किसी इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले या इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह से प्रतिस्थापित किया जाए, यानी कि हम कैसा ग्रुप जोड़ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा हो। यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल का अल्फा हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रॉन दाता वाले समूह से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो अम्ल की सांद्रता में कमी आ जाती है। लेकिन यदि अल्फा कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ जाए यानी तो उसकी अम्ल की सामर्थ्यता को वो बढ़ा देता है। यानी अम्ल की सामर्थ्यता कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा प्रतिस्थापित समूह के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी या इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले प्रतिस्थापी के प्रभाव से सिग्मा बंध द्वारा इलेक्ट्रॉन का संचरण प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। और प्रतिस्थापी व कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य सिग्मा बंधों की संख्या अधिक होने पर प्रेरणिक प्रभाव कम हो जाता है। तो बच्चों आप यहाँ पर ये देखिए, ये आपका पूरा समझाया गया है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पर इसकी एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन रेजिस्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसकी जो एसिड स्ट्रेंथ है उसको ये काफ़ी कम कर देगा। अगला पॉइंट हमारा आता है फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर यदि हम जो फील्ड इफेक्ट है इसे हम यहाँ से समझेंगे कि जो क्लोरो एनायन है आपका जो भी स्टेबिलिटी है, सिंपल सी आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर एक Cl ग्रुप जुड़ गया है। Cl ग्रुप के जुड़ने से यहाँ पर क्या हो गया कि जो क्लोरो एसिटेट एनायन बना वो स्टेबलाइज हो गया। क्यों स्टेबलाइज हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक Cl ग्रुप जुड़ा है जिसने कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे एसिटेट आयन जो बना है इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अब इसको हम थ्योरेटिकली देखें तो द फील्ड इफेक्ट इज द ट्रांसमिशन ऑफ द इफेक्टिव थ्रो स्पेस इन इंटरेक्शन ऑफ बॉन्ड डाइपोल। यानी जो हमारा जो बॉन्ड का जो डाइपोल है
ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। द फील्ड इफेक्ट एक्सप्लेन द हायर एसिडिटी ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड एज कंपेयर टू द एसिटिक एसिड, यानी कि किस तरह से हमारा जो क्लोरोएसिटिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर शो एसिडिक है कंपैरेटिवली किससे, एसिटिक एसिड से, बिकॉज द क्लोरोएसिटिक आयन इज मोर स्टेबलाइज देन द एसिटेट आयन बाय फील्ड इफेक्ट। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, इसको इसीलिए मैंने पहले से एक्सप्लेन किया था कि आप स्ट्रक्चर देखिए कि ये इसकी स्टेबिलिटी को किस तरह से बढ़ा रहा है ना। इन दिस इफेक्ट the position of the dipole of CC bond in the chloroacetate in interaction directly through space with the negative charge on the carboxylate ion to reduce the electron density of carboxylate ion। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर Cl है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो क्या होगा, इस CC बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ जाएंगे और इसकी वजह से ये इसकी जो एसिड स्ट्रेंथ है वो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, या हम कहेंगे कि जो इसकी पोलैरिटी है उसको ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। द इंडक्टिव इफेक्ट एंड फील्ड इफेक्ट ऑपरेट इन द सेम डायरेक्शन। जनरली जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है या हम दूसरे शब्दों में कहें जो फील्ड इफेक्ट है, दोनों सेम डायरेक्शन में काम करते हैं और यूजुअली द इंडक्टिव इफेक्ट यूज फॉर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड फील्ड इफेक्ट। और जनरली जितने भी इंडक्टिव इफेक्ट को हम कंसीडर करते हैं दोनों इक्वली होते हैं, फील्ड और इंडक्टिव इफेक्ट। तो बच्चों ये तो हमने बात करी थी कि किस तरह से रेजोनेंस का इफेक्ट पड़ता है और किस तरह से कोई भी एसिडिक ग्रुप पे यदि अल्फा पोजीशन पे कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े तो एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े तो स्ट्रेंथ को कम कर देता है। ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम इसके एसिडिक नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से अलग अलग सब्स्टिट्यूटेड यदि एसिड्स हम लेते हैं तो किस तरह से वो एसिड स्ट्रेंथ को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।